नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, अधीनस्थ बोर्ड यानी आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा जो भर्तियां आयोजित करवाई गई है गत वर्षों में, उनके पेपरों की सॉल्व करने की सीरीज़ में दोस्तों आज हम ये पेपर सॉल्व करने वाले हैं। एलडीसी का पेपर दोस्तों, जो कि 2018 में हुआ था। और इस क्लास में आज हम राजस्थान के जीके के यानी दोस्तों राजस्थान की कला संस्कृति इतिहास और भूगोल के 50 प्रश्न पूछे गए थे। उन 50 प्रश्नों की आज हम पूरी व्याख्या के साथ इस क्लास में चर्चा करेंगे। इससे पहले जो 50 प्रश्न हैं दोस्तों वो कंप्यूटर और साइंस के थे, तो उनकी भी क्लास जल्द ही आपको मिल जाएगी। और जो ओल्ड पेपर नाम से प्लेलिस्ट बनी है दोस्तों, उसमें जाकर इन सभी पेपर्स को आप देख सकते हैं। और आगे भी इसी प्रकार के पेपर्स के सॉल्यूशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास में स्थित बेल आइकन भी दबा लें, ताकि दोस्तों इसी प्रकार के क्लासेस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब दोस्तों सीधा सा उद्देश्य हमारे पुराने पेपर्स को सॉल्व करने का कि आप सभी को पता है कि जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं उनमें पुराने प्रश्न जो होते हैं वो ज़रूर रिपीट होते हैं। और किस प्रकार के दोस्तों प्रश्न बनते हैं, हम पढ़कर तो कुछ और जाते हैं दोस्तों, और किस प्रकार के प्रश्न हमें पूछ लिए जाते हैं। तो सीधा सा हमारा उद्देश्य है कि हमें ये पता चलना चाहिए कि किस प्रकार के हमें प्रश्न पूछे जाएंगे और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए प्रश्नों के साथ। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत आवश्यक है। तो इस पुराने प्रश्नों के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होने वाली है। तो चलिए आते हैं हमारे आज के एलडीसी की दोस्तों। जो ये पेपर दोस्तों ध्यान रखिएगा पहले दिन हुआ था, और ध्यान रखिएगा कि ये हुआ था 12 अगस्त को। कब हुआ था दोस्तों? 12 अगस्त 2018 को, 12/8/2018 को हुआ था। और एलडीसी का दोस्तों आपको बता तो कि दो पेपर होते हैं, कि एक तो होता है दोस्तों जीके का, और एक हिंदी इंग्लिश का सेपरेट अलग पेपर होता है। तो हिंदी इंग्लिश के भी हम पेपर जल्दी ही सॉल्व करने वाले हैं। चलिए आते हैं बिना देरी के हमारे प्रथम प्रश्न पत्र, जो कि राजस्थान जीके का है। पहला प्रश्न है इसका दोस्तों कि राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों। पहला प्रश्न इसका क्या होगा सही उत्तर? झालावाड़, कोटा, बूंदी या फिर चित्तौड़। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इंद्रप्रस्थ जो औद्योगिक क्षेत्र है वो है विकल्प बी यानी कोटा में। तो विकल्प बी यहाँ पर हमारे राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। और दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं कि पूरी व्याख्या करेंगे। जो अच्छे प्रश्न होंगे जिनकी व्याख्या बनती है दोस्तों, तो उनकी भी व्याख्या करने वाले हैं। तो चलिए जो दूसरा प्रश्न है दोस्तों हमारे कि राजस्थान देश में खाली जगह का एकमात्र उत्पादक है, यानी राजस्थान इनमें से दोस्तों ये खनिज दे रखे हैं, इनमें से कौन सा एकमात्र उत्पादक है या फिर एकमात्र जो आधिपत्य है राजस्थान का वो किस खनिज में है? क्या होगा दोस्तों? सोना, चांदी, ग्रेनाइट। तो सोना, चांदी, ग्रेनाइट, तो यहाँ पर ग्रेनाइट तो है मुख्यतः दोस्तों, लेकिन सोना और चांदी यहाँ पर दोस्तों जो अच्छी गुणवत्ता वाला वो नहीं होता है। टंगस्टन भी दोस्तों यहाँ पर नहीं पाया जाता, ज़्यादा एकाधिपत्य नहीं है यहाँ पर। लेकिन देखिए जास्पर, सीसा, जस्ता और वोलेस्टोनाइट, ये दोस्तों राजस्थान एकमात्र उत्पादक जिला है, सॉरी उत्पादक राज्य है, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। एकमात्र राजस्थान उत्पादक राज्य है हमारे देश का जो जैस्पर, सीसा, जस्ता और वोलेस्टोनाइट का उत्पादन करता है। तो इनको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों अब इनके अगर बात करें खानों की, तो ध्यान रखिएगा सीसा और जस्ता की खाने, एक तो है दोस्तों जावर की खान। इन खानों में से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। कौन सी है? जावर की खान। ये जावर की खान कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में है। और सर्वाधिक दोस्तों यहाँ पर जिस सीसा जस्ता है वो यहाँ से निकाला जाता है। एक है दोस्तों यहाँ पर रामपुरा अंगूचा की खान। कौन सी? रामपुरा अंगूचा। ये रामपुरा अंगूचा भी दोस्तों सीसा जस्ता की खान है। ये है दोस्तों भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? ये भीलवाड़ा में, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। एक है दोस्तों राजपुर दरीबा, सीसा जस्ता की है राजपुर दरीबा। कौन सी? राजपुर दरीबा। ये है दोस्तों राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। पूछ लेते हैं दोस्तों इनसे संबंधित प्रश्न। एक दोस्तों यहाँ पर गुड्डा किशोरी, गुड्डा किशोरी भी है, गुड्डा किशोरी, जो कि कहाँ पर है? अलवर में, जो कि कहाँ पर है दोस्तों?
अलवर में। तो ये सभी खाने हैं सीसा जस्ता की, तो इन खानों को ध्यान में रखिएगा। और बात करें दोस्तों यहाँ पर वोलेस्टोनाइट के खानों की, तो वोलेस्टोनाइट के खान है दोस्तों, एक तो यहाँ पर देखिए बोड़किया, बोड़किया की खान है। किसकी दोस्तों? बोड़किया की खान, जो कि है हमारी डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। रूपनगढ़ की है दोस्तों, रूपनगढ़, रूपनगढ़। और रूपनगढ़ के साथ साथ एक है दोस्तों पीसा गांव, पीसा गांव दोस्तों। और ये कहाँ पर है? ये अजमेर में है। ये वोलेस्टोनाइट के खाने ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा एक है दोस्तों खेड़ा सायरा, खेड़ा सायरा की खाने, ये है दोस्तों कहाँ पर? उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। तो इन सभी खानों के बारे में ध्यान रखिएगा, इनसे संबंधित भी आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। और जो वोलेस्टोनाइट है दोस्तों, इनका मुख्य जो उपयोग है वो पेंट, कागज और सिरेमिक उद्योग में इसका प्रयोग करते हैं। तो हमारे यहाँ पर विकल्प सी है वो यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने 53 नंबर प्रश्न। लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है? तो यानी दोस्तों लघु उपक्रम के लिए दोस्तों यहाँ पर जो सीमा है वो कितनी है? 25 लाख से 5 करोड़, या 10 लाख से 2 करोड़, या 5 लाख से 2 करोड़, या 2 लाख से 1 करोड़। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारे यहाँ पर दोस्तों विकल्प अ, यानी 25 लाख से 5 करोड़ की जो सीमा है, जो दोस्तों लघु उपक्रम के लिए यहाँ पर सीमा जो निश्चित की गई है दोस्तों सरकार द्वारा, इसके लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश किया जा सकता है 25 लाख से 5 करोड़ तक की। तो विकल्प है अ यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे 54 नंबर प्रश्न। तो 54 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि किस जल परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की है? तो यहाँ पर देखिए कौन सी परियोजनाएं होगी दोस्तों ये। अगर इन परियोजनाओं को देखें, यहाँ पर दे रखा है दोस्तों हमारी परियोजनाएं कौन सी। एक दे रखी है बाकड़ा नागल परियोजना, दूसरी है दोस्तों यहाँ पर चंबल परियोजना, तीसरी है दोस्तों यहाँ पर हमारी व्यास परियोजना। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो बाकड़ा नागल परियोजना है, बाकड़ा नागल परियोजना की बात करें तो ये दोस्तों राजस्थान, किसकी? राजस्थान की, पंजाब की, राजस्थान के साथ दोस्तों पंजाब की, पंजाब के साथ दोस्तों हरियाणा की, हरियाणा की, किसकी? हरियाणा की दोस्तों ये एक संयुक्त परियोजना है। और इसमें जो राजस्थान की हिस्सेदारी है वो मात्र केवल 15.2% है। कितनी है दोस्तों? 15.2%। और बाकड़ा नागल परियोजना दोस्तों पंजाब के सतलुज नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? सतलुज नदी पर स्थित है। और ये भारत की सबसे बड़ी दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो ये संयुक्त परियोजना है। कौन सी? बाकड़ा नागल। तो ये तो ए भी होगा यहाँ पर। अगले की यहाँ पर दोस्तों हमारे चर्चा करें तो अगले की दोस्तों जो है हमारे दे रखा चंबल परियोजना। तो चंबल दोस्तों आप जानते हैं कि राजस्थान, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। आप सभी जानते हैं कि इस पर 4 बांध बने हैं। इस 4 बांधों को देखें दोस्तों, एक पहला है दोस्तों गांधी सागर बांध। कौन सा है? गांधी सागर बांध, जो कि दोस्तों एमपी में है। ये एकमात्र ऐसा दोस्तों बांध है जो चंबल परियोजना पर बना है, जो राजस्थान के बाहर है। इसके अलावा जो 3 बांध है दोस्तों, एक तो है आपके राणा सागर, सॉरी ये राणा प्रताप सागर। कौन सी? राणा प्रताप सागर, ये है हमारे राजस्थान में चित्तौड़ में। जवाहर सागर तीसरा जो बांध है वो है दोस्तों जवाहर सागर। और चौथा जो बांध है दोस्तों कोटा बैराज। कौन सा? कोटा बैराज। तो ये राजस्थान में बांध बने हैं 3 बांध, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ये चंबल परियोजना पर बने हैं दोस्तों। और राजस्थान और एमपी की ये संयुक्त परियोजना है। चलिए और अगले की चर्चा करें। यहाँ पर अगला दिख रहा है दोस्तों हमारे व्यास परियोजना। तो व्यास परियोजना दोस्तों किसकी संयुक्त परियोजना है? व्यास परियोजना आपकी दोस्तों एक तो राजस्थान की, एक है दोस्तों हरियाणा की। किसकी? हरियाणा की। एक है दोस्तों यहाँ पर पंजाब की। किसकी? पंजाब की। तो ये तीनों की दोस्तों व्यास परियोजना एक संयुक्त परियोजना है। तो तीनों के साथ यानी बाकड़ा नागल परियोजना, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना यहाँ पर दोस्तों राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और जो व्यास परियोजना है, ये व्यास परियोजना राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, ये तीनों की दोस्तों यहाँ पर संयुक्त परियोजना है। तो चलिए विकल्प द
है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए सभी विकल्प है जो राजस्थान सरकार के पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता है इसमें तीनों परियोजना में दोस्तों। तो विकल्प द यहाँ पर हमारे राइट आंसर है। इसी प्रकार से दोस्तों हम प्रश्नों की यहाँ पर पूरी व्याख्या के साथ चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्जाम में जरूर महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए आते हैं हमारे 55 नंबर प्रश्न की ओर। 55 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का कार्य एक तो है दोस्तों सरकारी क्षेत्र में शक्ति परियोजनाओं का विकास करना, दूसरा दे रखा है दोस्तों हमारे यहाँ पर सरकारी स्वामित्व बिजली घरों का क्रियान्वयन व संधारण करना, यानी कि दोस्तों सरकारी क्षेत्र में परियोजनाओं का विकास करना शक्ति परियोजनाओं का, और सरकारी स्वामित्व के बिजली घरों का क्रियान्वयन व संधारण करना, यानी घर घर दोस्तों यहाँ पर जो बिजली की सुविधा है वो यहाँ पर उपलब्ध करवाना। तो यहाँ पर सही विकल्प ये दोनों है दोस्तों, ए और बी। ए और बी दे रखे हैं दोस्तों किस में, विकल्प स में। तो जो विकल्प स है वो यहाँ पर हमारे राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, अब ये 56 नंबर प्रश्न देखिए। 56 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा होगा, राठौड़, सिसोदिया, कछवाहा या फिर भाटी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारे विकल्प द, यानी जो भाटी राजवंश है दोस्तों, ये दोस्तों यादव जो राजवंश है उनसे संबंधित है। और दोस्तों ये अपने आप को श्री कृष्ण और चंद्रमुखी यादव के वंशज मानते हैं। और ये जैसलमेर के भाटी राजवंश है। और जो भाटी राजवंशों का उल्लेख है वो मुख्यतः दोस्तों लोदरवा का शिलालेख है उसमें मिलता है। लोदरवा का शिलालेख में भाटी वंश का उल्लेख मिलता है। ये दोस्तों 1157 ईस्वी में मिला था, प्राप्त हुआ था। और ध्यान रखिएगा जैसलमेर में दोस्तों भाटी राजवंश की स्थापना भाटी या फिर एक नाम मिलता है उल्लेख दोस्तों भट्टी, भट्टी नामक दोस्तों यहाँ पर राजा ने की थी। और ये स्थापना दोस्तों 285 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 285 ईस्वी में। वह इन्होंने दोस्तों सबसे पहले जो भटनेर जो नगर है वो इन्होंने बसाया था। भटनेर दुर्ग की दोस्तों इस जो निर्माण है वो इनके पुत्र ने करवाया था। तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। तो यादव राजवंश से कौन संबंधित है, यहाँ पर भाटी राजवंश, मुख्यतः यह जैसलमेर का राजवंश है, ध्यान रखिएगा। तो जो विकल्प डी है यहाँ पर वो यहाँ पर हमारे राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 57 नंबर प्रश्न कि अजमेर शहर का संस्थापक कौन था। ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं कि अजमेर शहर की संस्थापक कौन है। क्या होगा इसका सही उत्तर, अन्नोराज, अजयराज, अजयपाल या फिर पृथ्वीराज प्रथम। शानदार प्रश्न है दोस्तों। आपको ये जो ऑप्शन दिए गए ये कंफ्यूज करने वाले हैं। क्यों, कि यहाँ पर अन्नोराज, अजयराज, अजयपाल सब दोस्तों यहाँ पर संबंधित है दोस्तों अजमेर से, लेकिन जो इसका सही उत्तर है वो है दोस्तों यहाँ पर अजयपाल। क्या हो जाएगा, अजयपाल। विकल्प ब यहाँ पर राइट आंसर होगा। और अजयपाल के द्वारा दोस्तों 1113 ईस्वी में, कब, 1113 ईस्वी में दोस्तों यहाँ पर अजमेर की स्थापना की गई थी। ये ध्यान रखिएगा आप। और ध्यान रखिएगा कि जो अन्नोराज है यहाँ पर अन्नोराज है, इन्होंने दोस्तों अन्ना सागर झील है, कौन सी झील, अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। और पुष्कर में वाराह मंदिर का भी निर्माण इन्होंने करवाया था। ये ध्यान रखिएगा। एक नाम मिलता है दोस्तों वासुदेव का, किसका दोस्तों, वासुदेव का। तो वासुदेव ने तो दोस्तों 551 ईस्वी में, कब, 551 ईस्वी में यहाँ पर चौहान राज्य की स्थापना की थी। चौहान राज्य की यहाँ पर जो स्थापना की गई थी वो वासुदेव चौहान के द्वारा की गई थी। और इन्हें दोस्तों चौहानों के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा अजमेर नगर की तो स्थापना किसने की, अजयराज ने। किसने की दोस्तों, अजयराज ने। विकल्प बी है वो है हमारे यहाँ पर राइट आंसर है। और जो चौहानों के संस्थापक है वो माने जाते हैं वासुदेव। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो विकल्प बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं दोस्तों यहाँ पर 58 नंबर प्रश्न की ओर। 58 नंबर प्रश्न दोस्तों, कर्नल जेम्स टॉड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ इतिहास का मैराथन कहा। तो किस युद्ध को कहा दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध को, या कुंभलगढ़ के युद्ध को, या दिवेर के युद्ध को, या फिर दोस्तों गोगुंदा के युद्ध को। तो जो सही उत्तर है
वो है हमारे यहाँ पर दिवेर का युद्ध। दिवेर के युद्ध को दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड, जिन्हें घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं, इन्होंने दोस्तों दिवेर के युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा, तो इनको ध्यान रखिएगा। और दिवेर का युद्ध आप सभी जानते हैं दोस्तों किन के मध्य हुआ था, क्या होगा, किन के मध्य हुआ दोस्तों बताइए। अकबर, किन के मध्य, अकबर और किन के मध्य, महाराणा प्रताप के मध्य, महाराणा प्रताप के मध्य यहाँ पर 1582 ईस्वी में। कब हुआ, 1582 ईस्वी में दोस्तों ये युद्ध हुआ था। एक ऐतिहासिक युद्ध आप सभी जानते हैं दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध। ये युद्ध दोस्तों अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था, आप सभी जानते हैं, मुगलों के मध्य। और अकबर के जो सेनापति थे वो भी आप जानते हैं दोस्तों, मान सिंह। और ये युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था, 1576 ईस्वी में जो हल्दी घाटी का युद्ध है। और ध्यान रखिएगा एक युद्ध तो दोस्तों युद्ध दे रखा है जो गोगुंदा का युद्ध, एक यहाँ पर जो युद्ध दे रखा है कौन सा, गोगुंदा का युद्ध। तो गोगुंदा का युद्ध में ध्यान रखिएगा कि बंदायोनी ने दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध को ही गोगुंदा का युद्ध कहा है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो यहाँ पर जो विकल्प सी है वो यहाँ पर हमारे राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ का इतिहास का मैराथन किस युद्ध को कहा, दिवेर के युद्ध को, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न कि किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित किया। तो दोस्तों यहाँ पर विजय सिंह पथिक जो कि दोस्तों क्रांतिकारी थे, आप सभी जानते हैं। और विजय सिंह पथिक ने दोस्तों यहाँ पर जो बिजोलिया आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व भी किया था, ये भी आपको पता होगा, तो इसकी हम चर्चा करेंगे अभी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो सही उत्तर है क्या होगा दोस्तों, प्रताप केसरी मराठा या फिर यंग इंडिया। तो विजय सिंह पथिक ने दोस्तों यहाँ पर प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से, किसके माध्यम से दोस्तों, प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से यहाँ पर बिजोलिया आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था दोस्तों। और बिजोलिया आंदोलन के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन प्रताप समाचार पत्र के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो प्रताप समाचार पत्र है इसके जो संपादक थे, कौन दोस्तों संपादक, कई बार पूछा जा चुका है, गणेश शंकर विद्यार्थी थे। कौन, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इसके गणेश शंकर विद्यार्थी थे संपादक, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और ये दोस्तों प्रकाशित होता था कानपुर से, कहाँ से प्रकाशित होता था, कानपुर से। तो इसके माध्यम से इन्होंने दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था। अब चलिए थोड़ी सी चर्चा करते हैं दोस्तों हमारे यहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन की। तो बिजोलिया किसान आंदोलन आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो दोस्तों 1897 से 1941 तक चलने वाला राजस्थान का दोस्तों सबसे लंबा और अहिंसक आंदोलन था। यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई थी। ये सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था और ये 3 चरणों में चला। ये 3 चरणों की अगर बात करें तो पहला चरण दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1897 से 1916 के मध्य दोस्तों चला, जिसका जो नेतृत्व है वो साधु सीताराम दास ने दोस्तों इसका सर्वप्रथम यहाँ पर नेतृत्व किया था, साधु सीताराम दास ने। तो ये था प्रथम चरण। कौन सा प्रथम चरण। दूसरा चरण चला दोस्तों 1961 से 1923 के मध्य, और जो इसका नेतृत्व है वो दोस्तों यहाँ पर विजय सिंह पथिक ने किया था, विजय सिंह पथिक ने। और इसी समय इन्होंने दोस्तों प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से इस जो किसान आंदोलन इसको लोकप्रिय बनाया था, ध्यान रखिएगा। और तीसरा जो है दोस्तों यहाँ पर तीसरे की चरण की बात करें वो 1927 से, कब दोस्तों 1927 से 1941 के मध्य चला, ध्यान रखिएगा। और इसका नेतृत्व इस समय माणक्यलाल वर्मा के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, माणक्यलाल वर्मा के द्वारा इस समय इसका नेतृत्व किया गया। और 1941 में दोस्तों यहाँ पर यह आंदोलन समाप्त हो गया। और मेवाड़ में दोस्तों ये एक बिजोलिया नामक ठिकाना था, वहाँ पर दोस्तों ये आंदोलन चला था। इसका कारण क्या था, कारण ध्यान रखिएगा कि जो किसानों पर 84 प्रकार के दोस्तों दमनकारी कर लगाए गए थे, उनको दोस्तों हटाए जाने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए दोस्तों यहाँ पर ये जो आंदोलन है वो चला था। तो हमारे तो यहाँ पर हमने पूरी चर्चा की बिजोलिया किसान आंदोलन की भी, तो ध्यान रखिएगा बिजोलिया किसान आंदोलन भी अति महत्वपूर्ण है। ए विकल्प है वो यहाँ पर हमारे दोस्तों राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों
60 नंबर प्रश्न आपके सामने कि भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों? उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर या फिर जयपुर? तो इसका सही उत्तर है, ये है दोस्तों यहाँ पर जयपुर में। यहाँ पर दोस्तों बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चे का जो गठन है वो जयपुर प्रजा मंडल में किया गया था, ध्यान रखिएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन के लिए ये जो आज़ाद मोर्चा है इसका गठन किया गया था। और आज़ाद मोर्चे से संबंधित भी दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है। इसके जो कार्यकर्ता थे आज़ाद मोर्चे के अन्य कार्यकर्ता, एक तो नाम आता है दोस्तों बाबा हरिश्चंद्र का। किसका नाम आता है? बाबा हरिश्चंद्र का। इनके नेतृत्व में दोस्तों इसका जो आज़ाद मोर्चा का गठन है वो किया गया था। तीन अन्य नाम और आते हैं, 3 अन्य नाम ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा नाम आता है वो आता है दोस्तों रामकरण जोशी का। किसका? रामकरण जोशी का। ये इसके भी दोस्तों यानी आज़ाद मोर्चे के ये जो कार्यकर्ता थे। दूसरा नाम है दोस्तों दौलतमल भंडारी का। दौलतमल भंडारी का नाम आता है। और तीसरा नाम आता है दोस्तों यहाँ पर गुलाब चंद कासलीवाल का। किसका? गुलाब चंद कासलीवाल का। तो इसके बारे में भी आप ध्यान में रखिएगा। तो हमारे प्रश्न था दोस्तों यहाँ पर 60 नंबर, तो इसकी हमने चर्चा की, इसका ध्यान रखिएगा। कौन थे 3 नाम दोस्तों यहाँ पर? एक तो था रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी और गुलाब चंद कासलीवाल। तो यहाँ पर जो विकल्प है यहाँ पर दोस्तों इसका गठन किया गया था, इसके बारे में आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 61 नंबर प्रश्न हमारे कि राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? बेहद ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उस समय कौन थे दोस्तों जोधपुर के महाराजा? उमेद सिंह, हनवंत सिंह, गज सिंह या फिर विजय सिंह? तो ध्यान रखिएगा, विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बेहद ही चर्चित थे दोस्तों हनवंत सिंह। क्यों चर्चित थे? क्योंकि दोस्तों उस समय बेहद ही चर्चा में था ये विषय कि जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उस समय जो जोधपुर रियासत थी, जो कि दोस्तों एक सबसे बड़ी रियासत थी, हनवंत सिंह उस समय इसको पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। तो ये बहुत ही चर्चित विषय था। लेकिन दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के दोस्तों नेतृत्व में यहाँ पर जोधपुर को भी दोस्तों जो चौथा चरण हुआ था वृहत राजस्थान का चौथा चरण हुआ था। ये चौथा चरण था दोस्तों, 4th चरण था। इसको दोस्तों 30 मार्च 1949 को यहाँ पर जोधपुर को राजस्थान रियासत में मिला लिया गया। तो इसके बारे में भी आप ध्यान में रखिएगा। और चौथे चरण के उद्घाटन करता थे दोस्तों यहाँ पर सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। तो इनके बारे में भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है हमारे विकल्प ब, यानी एकीकरण के समय जोधपुर राज्य के महाराजा कौन थे? वो थे दोस्तों हनवंत सिंह। विकल्प ब यहाँ पर राइट आंसर होगा। एक और प्रश्न पूछा जाता है, वो आपको पूछ रहा हूँ दोस्तों कि जो 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय यहाँ पर जो राजा थे वो कौन थे? 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा कौन थे? कमेंट करके नीचे बताइएगा दोस्तों कि 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के जो महाराजा थे वो कौन थे। प्रश्न पूछा जा चुका है इसलिए दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों 62 नंबर प्रश्न कि राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? तो राजस्थान की दोस्तों कौन सी बोली होगी? मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी या फिर मालवी? तो मारवाड़ी पर ना ही दोस्तों यहाँ पर ढूंढाड़ी पर, ना मेवाड़ी पर। किस पर है दोस्तों सर्वाधिक प्रभाव मराठी भाषा का? वो है दोस्तों मालवी पर। और ये मालवी का जो सर्वाधिक प्रभाव है दोस्तों झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ में दोस्तों यहाँ पर प्रचलित है ये मालवी भाषा। इसका थोड़ा सा प्रभाव है, ध्यान रखिएगा। तो जो ऑप्शन डी है 62 नंबर प्रश्न का, ये हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने 63 नंबर प्रश्न सुमेलित करने से संबंधित प्रश्न है दोस्तों ये। अब देखिए 63 नंबर प्रश्न है आपके सामने दोस्तों नृत्यों से संबंधित है। अब नृत्यों से संबंधित कैसे इनको सुमेलित करना हमें, यहाँ पर तो दे रखे नृत्य और ये किस जनजाति से संबंधित है वो हमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ABCD दे रखा है, तो A, B, C और D इस प्रकार से दोस्तों लिखिए। आप इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इसी तरीके से आप सॉल्व करिए, आसानी से आपके प्रश्न हल हो जाएंगे। अगर
मैं देखूँ दोस्तों, इनमें से अगर मेरे को चारों में से कौन सा आता है, सबसे पहले जो नज़र पड़ रही है दोस्तों, मेरी नज़र पड़ रही है 13 ताली नृत्य पर। तो जो 13 ताली नृत्य है वो यहाँ पर दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? 13 ताली नृत्य वो किया जाता है दोस्तों कामड़ जाति द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? कामड़िया जाति द्वारा, कामड़िया पंथ द्वारा। तो 13 ताली नृत्य किया जाता है यहाँ पर कामड़ द्वारा, कामड़ पंथ द्वारा, कामड़िया पंथ के महिलाओं द्वारा दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, सी के नीचे आ जाएगा यहाँ पर क्या? 4 नंबर। अब देखिए ऑप्शन पर नज़र डालते हैं कि सी में 4 नंबर किस में है। देखिए दोस्तों, सी में 4 किस में है? देखिए यहाँ पर सी में 4 पहले विकल्प में दिख रहा है, दूसरे में है, दूसरे में नहीं है तो ये दूसरा कट गया। तीसरे में है, तीसरे में भी नहीं है तो तीसरा भी कट गया। चौथे में है, चौथे में भी नहीं है तो ये भी कट गया। तो बस आसान, ये विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अन्य नृत्यों की भी चर्चा करें दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर जो नेजा नृत्य है, नेजा का संबंध किससे है दोस्तों? नेजा का संबंध है यहाँ पर भील जनजाति से, तो एक के नीचे आ जाएगा 1 नंबर। इंडोनी नृत्य की बात करें तो इंडोनी का संबंध है दोस्तों कालबेलिया से, तो बी के नीचे आ जाएगा 2 नंबर। और जो यहाँ पर वालर है, वालर का संबंध है दोस्तों किससे? गरासिया से। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3 विकल्प ए यहाँ पर हमारे राइट आंसर होगा। इसको दोस्तों ध्यान में रखिएगा। और अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं नृत्यों की। भील जनजाति के नृत्य, तो भील जनजाति एक तो नेजा था यहाँ पर, इसके अलावा दोस्तों भील जनजाति का जो नृत्य है वो गैर नृत्य। एक है दोस्तों यहाँ पर गवरी नृत्य, एक है यहाँ पर दोस्तों युद्ध नृत्य, एक है दोस्तों यहाँ पर द्विचक्री नृत्य, द्विचक्री नृत्य। तो ये भील जनजाति के नृत्य हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, और यहाँ पर दोस्तों कालबेलिया की चर्चा करते हैं। तो कालबेलिया का देखिएगा, इंडोनी तो है ही यहाँ पर, इंडोनी तो है ही दोस्तों। इसके अलावा संकरिया नृत्य, कौन सा? संकरिया नृत्य। एक है दोस्तों आपका चक्री नृत्य, कौन सा? चक्री नृत्य। एक है दोस्तों पणिहारी नृत्य, कौन सा? पणिहारी नृत्य। तो ये सभी है कालबेलिया से संबंधित। अब देखिए यहाँ पर करते हैं दोस्तों गरासिया नृत्यों की चर्चा। तो गरासिया के जो नृत्य हैं दोस्तों जनजाति के, वालर तो है ही यहाँ पर, वालर की तो यहाँ पर हमने चर्चा की। इसके अलावा दोस्तों लूर है, कौन सा है? लूर है। इसके अलावा दोस्तों कूद है, कौन सा है? कूद है। इसके अलावा दोस्तों मोरिया है, कौन सा है? मोरिया है। इसके अलावा दोस्तों मंडल है, कौन सा है? मंडल है। तो इसके बारे में अब ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों चर्चा करते हैं यहाँ पर कामड़ जनजाति के नृत्यों की। तो कामड़ जनजाति के जो नृत्य 13 ताली है दोस्तों कामड़ का, तो इसको ध्यान रखिएगा। कामड़ जनजाति का तो मुख्यतः जो नृत्य है वो 13 ताली है केवल, जिसकी हमने अभी चर्चा कर दी। एक मेव जनजाति के नृत्यों के बारे में ध्यान रखिएगा, पूछा जा चुका है दोस्तों। एक तो है रणबज्जा, रणबज्जा, और एक है दोस्तों रतवाई, रतवाई। तो ये नृत्य है मेव जाति के। कंजर के भी देखिए, कंजर के एक तो है चक्री, कौन सा? चक्री नृत्य कंजर जनजाति के। और एक है दोस्तों धाकड़ नृत्य, कौन सा है? धाकड़ नृत्य। तो जो विकल्प ए है वो यहाँ पर हमारे राइट आंसर है। इन नृत्यों की भी हमने चर्चा की पूरी व्याख्या के साथ, तो क्लियर हुआ होगा दोस्तों आपको जरूर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 64 नंबर प्रश्न यहाँ पर, निमार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? शानदार प्रश्न है दोस्तों ये भी। कहाँ होगी दोस्तों? किशनगढ़, सलेमाबाद, सालासर या फिर खेड़ापा। तो जो सही उत्तर है वो है दोस्तों हमारे यहाँ पर कौन सा होगा? सलेमाबाद में। निमार्क संप्रदाय के जो मुख्य पीठ है वो है दोस्तों सलेमाबाद, जो कि है कहाँ पर? अजमेर में। कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर में। इसको ध्यान में रखिएगा। तो जो विकल्प बी है वो यहाँ पर हमारे राइट आंसर हो जाएगा। और निम्बार्क वैष्णव संप्रदाय की स्थापना दोस्तों 7वीं शताब्दी में। कब दोस्तों? 7वीं शताब्दी में हुई थी। और निम्बार्क के द्वारा दोस्तों यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, जिसे अद्वैत या द्वैतवादी या गैर द्वैतवाद के प्रचार के लिए भी इसे जाना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है हमारे। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 65 नंबर प्रश्न। यहाँ पर 65 नंबर देखिए दोस्तों, आभूषणों से संबंधित प्रश्न, शानदार प्रश्न ये भी। देखिए प्रश्न है हमारे कि जो झेला, जमेला, पीपल, पन्ना और अगोटिया किस अंग के आभूषण हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये सभी आभूषण किसके हैं? कान के आभूषण हैं। किसके हैं दोस्तों? कान के आभूषण हैं। और कान के आभूषणों की बात करें तो कर्णफूल, कर्णफूल भी दोस्तों कान का आभूषण है। ध्यान रखिएगा। कुंडल आभूषण, कुंडल भी दोस्तों यहाँ पर कान का आभूषण है। एक है दोस्तों आपके मुर्किया, मुर्किया जो आभूषण है वो भी यहाँ पर कान का है। एक है दोस्तों आपके झुमका,
झुमका भी यहाँ पर है दोस्तों, वो है कान का। एक है दोस्तों आपके कुड़का, कुड़का भी दोस्तों है कान का। एक है दोस्तों बदला, वो भी दोस्तों यहाँ पर कान का है। तो इन सभी के बारे में ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपके यहाँ पर 67 नंबर प्रश्न कि जयपुर का परंपरागत शिल्प है। शानदार प्रश्न है ये भी दोस्तों, क्या होगा? थेवा कला, ऊनी, पेंटिंग या फिर ब्लू पॉटरी। तो थेवा कला तो मुख्यतः दोस्तों आप सभी जानते हैं प्रतापगढ़ का है, तो ये तो यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया। ना ऊनी है दोस्तों, ना पेंटिंग है, और ब्लू पॉटरी, तो ब्लू पॉटरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू पॉटरी आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इसमें हरे व नीले रंगों का उपयोग किया जाता है। और ध्यान रखिएगा इसमें दोस्तों कांच के जो बर्तन होते हैं या कांच का पत्थर होता है उस पर दोस्तों ये कलाकारी नहीं होती। ब्लू पॉटरी की कलाकारी जो मुख्यतः है वो दोस्तों क्वार्ट्ज के जो पत्थर होता है उस पर ही होती है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए दोस्तों इसमें दरार नहीं आती है, क्वार्ट्ज पर होती है इसलिए यहाँ पर दरार नहीं आती है। और जयपुर में दोस्तों ये जो कला लाए वो लाए दोस्तों मान सिंह। कौन लाए? मान सिंह प्रथम दोस्तों लाहौर से इसको जयपुर लाए थे, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों ब्लू पॉटरी के जादूगर से संबंधित, तो कृपाल सिंह शेखावत का नाम आता है दोस्तों ब्लू पॉटरी के जादूगर के रूप में। ध्यान रखिएगा कृपाल सिंह शेखावत का नाम, क्योंकि दोस्तों ये दोस्तों जो इसमें पारंगत थे ब्लू पॉटरी में, इसलिए दोस्तों कृपाल सिंह को ब्लू पॉटरी का जादूगर कहा जाता है। तो हमारे यहाँ पर जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में भामाशाह योजना कब लागू हुई? अब वैसे तो दोस्तों ये प्रश्न पुराना हो चुका है क्योंकि उस समय पूछा गया था, और वर्तमान में आप सभी जानते हैं कि जो भामाशाह योजना है उसका नाम भी परिवर्तित कर दिया गया है। पहले दोस्तों भामाशाह कार्ड था, अब इसके स्थान पर जन आधार कार्ड कर दिया गया है इसका नाम। इसके बारे में भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इस यहाँ पर सीधा सा हम उत्तर देख लेंगे। उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन डी, 2008 में दोस्तों ये योजना लागू हुई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 68 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोजगार के साथ जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में प्रारंभ किया गया था? तो इनमें से दोस्तों ध्यान रखिएगा कौन सा था प्रोग्राम? ये था दोस्तों एम्प्लॉयमेंट लिंक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये एक प्रकार का कार्यक्रम था जो दोस्तों कई रोजगार प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को ये यहाँ पर पूरा करवाता था। और 18 से 35 वर्ग के आयु वर्ग के लोगों को 18 से 35 वर्ग के आयु वर्ग के लोगों को यहाँ पर इसमें ट्रेनिंग दी जाती थी, छात्रों को ये प्रदान किया जाता था। जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया या डाटा एंट्री ऑपरेटर वर्क है, उस तरह के दोस्तों यहाँ पर कार्य का जो ट्रेनिंग है वो दी जाती थी। तो ए ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, ये देखिए 69 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? अब ये भी दोस्तों वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है प्रश्न। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है, इसमें चयनित गांवों के विभिन्न क्षेत्रों के समग्र विकास की परिकल्पना की गई, तो ये तो यहाँ पर सही है। इसका उद्देश्य नैतिक मूल्य प्रदान करना होता, जैसे लैंगिक समानता, महिलाओं की गरिमा, सामाजिक न्याय, समाज सेवा भाव इत्यादि, ये भी सही है यहाँ पर। तीसरा है दोस्तों यहाँ पर यह ग्रामीण समुदाय की सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक लाभबंदी पर बल देता था, तो ये भी सही है। अगला है दोस्तों ये सीमांत किसानों के लिए कृषि विपणन और साख उपलब्ध कराने को बढ़ावा देता था, तो ये यहाँ पर दोस्तों गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर केवल ऑप्शन डी है यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 70 नंबर प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष संशोधित किया गया? तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को दोस्तों संशोधित किया गया 1994 में। सी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों अब 71 नंबर प्रश्न, ये भी उस समय के करंट का प्रश्न है, तो यहाँ पर केवल राइट करेंगे कि 2017-18 में राजस्थान में दालों का अनुमानित उत्पादन, ये था दोस्तों दालों का अनुमानित उत्पादन था
35.30 लाख। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट था। इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्थिक समीक्षा से उस समय का प्रश्न पूछा गया है, लेकिन जो वर्तमान की आर्थिक समीक्षा आएगी वो आपके आएगी, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 72 नंबर प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि महाराजा श्री उमेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई। तो उमेद मिल्स लिमिटेड आप सभी जानते हैं पाली में है दोस्तों, सबसे पुरानी मिल है दोस्तों ये, और इसकी स्थापना दोस्तों 1939 में की गई थी। ए ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने 73 नंबर प्रश्न, समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके खाली जगह कर दिया गया है। तो इसका नाम दोस्तों कर दिया गया है क्या, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या कर दिया गया है दोस्तों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। वैसे तो ये योजना 2009-10 में 9-10 के दौर में दोस्तों ये शुरू हुई थी, तो ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं, ये भी पुरानी योजना जरूर है लेकिन पूछ सकते हैं। ए ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने 74 नंबर प्रश्न, कई बार रिपीट हुआ हुआ प्रश्न है दोस्तों कि सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सूखा संभावित जो क्षेत्र है वो कार्यक्रम 1973-74 में, कब दोस्तों 1973-74 में ये प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 75 नंबर प्रश्न। चलिए 75 नंबर प्रश्न है आपके सामने, मरुस्थल विकास कार्यक्रम का केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय अंश का अनुपात क्या था। अब देखिए दोस्तों, अब ये पूछ रहा प्रश्न जो था यहाँ पर नहीं होना चाहिए था वैसे, क्योंकि ये RSM SSB बोर्ड ने बाद में डिलीट कर दिया गया अपनी गलती स्वीकारते हुए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। क्यों मिसप्रिंट क्या हुआ, देखिए जो प्रश्न पूछा गया है, वैसे हम इसकी पूरी चर्चा भी करने वाले हैं अभी, कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम है वो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय अंश का अनुपात क्या था। तो ध्यान रखिएगा, केंद्र और राज्यों के बीच ये अनुपात दोस्तों नहीं था। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये जो कार्यक्रम है वो 1977-78 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ दोस्तों, 1977-78 में। उस समय 100% भागीदारी के साथ केंद्र सरकार की सहायता से दोस्तों ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर तो ऑप्शन में नहीं है। उस समय ध्यान रखिएगा कि 100% भागीदारी केंद्र सरकार की ही थी, उसमें राज्य की भागीदारी नहीं थी। लेकिन दोस्तों 1999 में, कब 1999 में इस भागीदारी को दोस्तों 75-25 में बांट दिया गया। यानी 75 जो प्रतिशतता है वो तो केंद्र की भागीदारी होगी और 25% भागीदारी होगी वो होगी दोस्तों राज्य सरकार की। लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न डिलीट करना पड़ा, क्योंकि ये यहाँ पर अनुपात क्या है, अगर है होता तो होता यहाँ पर ऑप्शन ए राइट। था पूछा है तो था तो केवल केंद्र की भागीदारी थी। जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था 1977-78 में दोस्तों, तो उस समय 100% भागीदारी के साथ केंद्र सरकार की सहायता से ये कार्य प्रारंभ किया गया था। लेकिन 1999 में 75-25 में इस कार्यक्रम को बांट दिया गया। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न था वो डिलीट कर दिया गया। तो आप ध्यान में रखिएगा, अगर वर्तमान का पूछे है तो 75-25 है, और पुराना पूछे यानी क्या था वो 100% केंद्र की भागीदारी थी। तो इसमें ध्यान रखिएगा आप। और दोस्तों ये जो कार्यक्रम थे वो ध्यान रखिएगा 16 मरुस्थलीय जिलों में के लिए था और 85 खंडों में कार्यक्रम संचालित है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 76 नंबर प्रश्न, पिंक वॉलवर्म हाल ही में खबरों में था, निम्न में से किस फसल के लिए हानिकारक है। तो ये उस समय का करंट का प्रश्न दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। पिंक वॉलवर्म, इसका नाम है दोस्तों पैक्टिनोफोरा गॉसिपिएला स्पेनिस लेगाटा रोसाडा। अब ये अजीब सा नाम है दोस्तों, इसका जो वैज्ञानिक नाम है, ये कीट था। क्या था दोस्तों, पिंक वॉलवर्म। आप सीधा सा ध्यान रखिए, पिंक वॉलवर्म ये कीट था, जो कि दोस्तों ये कपास के लिए यहाँ पर जो हानिकारक था। तो इसको ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 77 नंबर दोस्तों, ये भी करंट का ही था उस समय का लगभग, कि दिल्ली में 1 अप्रैल 2018 में निम्न में से कौन सा मानक ऑटोमोबाइल के लिए लागू हुआ। तो ये लागू हुआ दोस्तों कौन सा मानक, BS6 लागू हुआ। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट था। अगला देखिए, अब ये करंट के हैं इसलिए यहाँ पर दोस्तों हम चर्चा नहीं कर रहे। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों, उस समय करंट का ही था लेकिन वर्तमान में अब देखिए प्रश्न है हमारे सामने कि भारतीय मिशन आदित्य L1 का संबंध निम्न में से किससे है। तो दोस्तों आदित्य L1 मिशन का संबंध है दोस्तों किससे, सूर्य से।
इनमें से किससे है दोस्तों? सूर्य से। नाम दिख रहा है दोस्तों, नाम से ही आदित्य, आप सभी जानते हैं। पर्यायवाची अगर पढ़ते हैं तो सूर्य का पर्यायवाची होता है दोस्तों ये आदित्य, ध्यान रखिएगा। तो सूर्य के अध्ययन के लिए एक अंतरिक्ष यान मिशन था ये। इसकी लॉन्चिंग डेट दोस्तों वैसे तो 2022 में प्रस्तावित थी, लेकिन इसको टाल दिया गया था। अब ये जो अब प्रस्तावित है डेट, वो है दोस्तों कौन सी डेट है? मार्च 2022 की जो डेट है, मार्च 2023 है, मार्च 2023 है, वो वर्तमान में यहाँ पर प्रस्तावित है। इसका भी ध्यान में रखिएगा। और ये कहाँ से दोस्तों यहाँ पर ये लॉन्च होगा? ये होगा दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोस्तों ये लॉन्च होगा, ध्यान रखिएगा। मार्च 2023 है इसकी प्रस्तावित दिनांक, महीना वैसे चेंज भी हो सकता है, अभी कुछ नहीं है, मार्च 2023 है वो यहाँ पर प्रस्तावित है। रॉकेट है, रॉकेट के बारे में भी पूछ सकते हैं, कौन से रॉकेट से लॉन्च होगा? तो देखिएगा PSLV XL से, या फिर नाम अगर मिले दोस्तों PSLV C56, तो PSLV C56 या PSLV XL, तो ये भी नाम आपको मिल सकता है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। किससे संबंध है दोस्तों? आदित्य L1 मिशन का। किससे है? सूर्य से के अध्ययन के लिए ये एक प्रकार का अंतरिक्ष यान मिशन था। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 79 प्रश्न है दोस्तों। भारत की पहली जैव मीथेन आधारित बस किस भारतीय कंपनी द्वारा लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च किसके द्वारा की गई दोस्तों? टाटा, महिंद्रा, बजाज या फिर आयशर। तो ये लॉन्च की गई दोस्तों किसके द्वारा? टाटा के द्वारा। ये भारत की पहली जो बस थी और जो खाद्य अपशिष्ट पर चलती थी, तो इसका ध्यान रखिएगा। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं, करंट का ही था उस समय का, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए अगला है दोस्तों यहाँ पर 80 नंबर प्रश्न है आपके सामने। राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक के लिए निम्न में से किसे आधार वर्ष माना गया? अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अब देखिएगा इसकी पूरी चर्चा करेंगे। अब ये जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था, उसमें से कुछ प्रश्न पूछे गए थे, तो देखिए जो यहाँ पर सही उत्तर था वो तो था यहाँ पर 1999-2000, आधार वर्ष माना गया है दोस्तों 1999-2000। और ये दोस्तों अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग के कार्यालय ने राजस्थान में जो तो जनवरी 2005 में इससे प्रभावित किया। WPI श्रृंखला, ये आधार था पहले दोस्तों 1952-53 आधार था, लेकिन दोस्तों 2005 में WPI यानी वर्ल्ड प्राइस इंडेक्स श्रृंखला को दोस्तों यहाँ पर परिवर्तित किया गया। इसके स्थान पर थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार माना गया वो माना गया 1999-2000। और ये संशोधित श्रृंखला की जो शुरुआत की गई थी 2005 में, ध्यान रखिएगा किसके द्वारा? अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग द्वारा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर हमारे राइट आंसर है। चलिए 81 नंबर प्रश्न है आपके सामने दोस्तों। निम्न में से किस केस में अविका कवच बीमा योजना प्रभावी है? तो अगर दोस्तों भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है तो उसमें दोस्तों ये लाभ मिलता है। ए ऑप्शन है ये यहाँ पर हमारे राइट आंसर है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि केंद्रीय सिंचाई व शक्ति बोर्ड द्वारा निम्न में से किस राज्य विद्युत बोर्ड की 2018 में सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी पुरस्कार दिया गया? तो ये पुरस्कार मिला राजस्थान को। उस समय का करंट का है, केवल टिक करेंगे, ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर था। अगला देखिए, अगला है दोस्तों आपके सामने 83 नंबर प्रश्न देखिए अब कि भारत में प्रथम स्किल विश्वविद्यालय निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया दोस्तों राजस्थान में। तो यहाँ पर भी हमारे ऑप्शन ए राइट होगा। बस ये करंट के इसलिए दोस्तों यहाँ पर टिक कर रहे हैं। राजस्थान में पहला फूड पार्क का उद्घाटन ये किया गया दोस्तों, फूड पार्क का उद्घाटन अजमेर में। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट था। चलिए अगला है दोस्तों यहाँ पर प्रश्न कि भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना योग्य परिवारों को ऋण प्रदान करेगी। तो ये योग्य परिवारों को कितना ऋण प्रदान करेगी दोस्तों? 50,000 का। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर निम्न में से राजस्थान का कौन सा कलाकार मिट्टी डिजाइन पात्रों का कार्य कर रहा है? तो ये भी करंट का ही था, ओम प्रकाश गालव यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर था। ये ऑप्शन था राइट। अगले देखिए, अगला प्रश्न है ये आपके सामने। अब ये करंट के थे इसलिए यहाँ पर दोस्तों टिक ही कर रहे हैं केवल, वैसे छोड़ देने चाहिए 3 प्रश्नों को, लेकिन केवल टिक कर रहे हैं। अब देखिए ये अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न, शुभंकरों से संबंधित प्रश्न। और शुभंकरों से संबंधित प्रश्न की वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं
तो अभी आपको आई बटन दिख रहा होगा, इसका सेपरेट अलग वीडियो बना है दोस्तों शुभंकरों से संबंधित। राजस्थान के सभी जिलों के जितने भी शुभंकर है उनका चित्रों के साथ वर्णन किया गया इसमें, तो आप जाकर इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए, तो प्रश्न है हमारे दोस्तों, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? तो इनमें से दोस्तों कौन से जिले का प्रतीक मोर है? यानी शुभंकर, अगर शुभंकर का भी पूछे तो भी ध्यान रखिएगा। तो जो मोर है दोस्तों वो है यहाँ पर भीलवाड़ा का, भीलवाड़ा का है मोर, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पर राइट है। अगर पूछिए अजमेर का, अजमेर का क्या है दोस्तों? खरमोर है। क्या है? खरमोर। अगर पूछे दौसा का, दौसा का क्या है? खरगोश है। क्या है दोस्तों? खरगोश है। अगर पूछे दोस्तों हनुमानगढ़ का, हनुमानगढ़ का क्या है? छोटा किलकिल है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए थे इसकी हमने केवल चर्चा की। अगर आप 33 जिलों के संपूर्ण देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो, आपको जो आई बटन दिखा अभी, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है 88 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के साथ दी जाने वाली राशि कितनी है? तो अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के साथ जो राशि दी जाती है वो राशि मात्र दोस्तों यहाँ पर कितनी? 51,000 की दी जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान निम्न में से किस जिले मुख्य देवनादन, ये भी दोस्तों करंट का ही था प्रश्न। तो यहाँ पर ये स्थापना जो शिलान्यास किया गया दोस्तों वो किया गया कहाँ पर? भीलवाड़ा में। ये ऑप्शन राइट था उस समय का। चलिए, करंट का है इसलिए यहाँ पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे। ये डिजिटल इकाइयों का प्रश्न, ये भी दोस्तों यहाँ पर बीकानेर राइट था, ये ऑप्शन। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 91 नंबर प्रश्न, लगभग करंट का ही है यहाँ पर। अब ये देखिए, ये भी दोस्तों लगभग करंट का तो नहीं है, 2007 का पूछ लिया। देखिए, भारत के सांख्यिकी एब्स्ट्रैक्ट 2007 के अनुसार भारत के कुल कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भाग पर वन पाए गए? तो ये पाए गए दोस्तों कितने? ये करंट का ही है दोस्तों वैसे तो, उस समय का बी ऑप्शन 15 राज्यों पर। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, मुकुंद हिल्स नेशनल पार्क, ये पूछ सकते हैं। मुकुंद हिल्स नेशनल पार्क राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? तो देखिए दोस्तों, ये जो मुकुंद हिल्स है इसको घोषित किया था 9 जनवरी 2012 में। कब किया? 9 जनवरी 2012 में। बी ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारे राइट आंसर है। मुकुंद हिल्स बाघों का दोस्तों तीसरा यहाँ पर जो उद्यान था आप सभी जानते हैं, और बाघ संरक्षित क्षेत्र है ये, और सबसे बड़ा दोस्तों निवास स्थान है बाघों का ये, हाड़ौती क्षेत्र में, आप जानते होंगे। बस बी ऑप्शन राइट है यहाँ पर। अगला देखिए, अगला है दोस्तों, ये भी शानदार प्रश्न थोड़ा, कि कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो कत्था दोस्तों किस वृक्ष से निकाला जाता है? सागवान, खेजड़ी, सालर या फिर खैर? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, खैर से, ऑप्शन डी। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों 94 नंबर प्रश्न, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय है? तो ये भी शानदार प्रश्न है क्योंकि 2011 की जनगणना से पूछ लिया गया। तो द्वितीय स्थान पर है दोस्तों कौन सी? इनमें से ध्यान रखिएगा, भील जनजाति है। कौन सी है दोस्तों? भील। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फर्स्ट पर है दोस्तों वो है मीणा, फर्स्ट पर है मीणा, इसका भी ध्यान में रखिएगा। तो ए ऑप्शन है। अब देखिए सेकंड का पूछ लें यहाँ पर तो भील है यहाँ पर, ए ऑप्शन राइट है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने 95 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से पशु उत्पादों में कौन सा एक राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है? वैसे तो दोस्तों मीट होता नहीं ज़्यादा यहाँ पर, ना अंडा ना चमड़ा। जो ज़्यादा उत्पादन होता है दोस्तों वो होता है दूध का। दूध के अलावा दोस्तों दूध से बने पदार्थों का। बस ये तो आसान प्रश्न ही था, और ग्रामीण लोगों की आर्थिक गतिविधि आप जानते हैं। तो जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारे राइट आंसर है। अगला देखिए, अगला 96 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भूगर्भ जल सर्वे 1971 की तकनीकी रिपोर्ट के तहत निम्न में से दिए गए किस जिले का समावेश सर्वे में नहीं किया गया? तो ध्यान रखिएगा, इनमें से दोस्तों जो पश्चिमी जिले हैं उनको ही सम्मिलित किया गया था। एक तो देखिए बाड़मेर को, जैसलमेर को, जोधपुर को, उदयपुर को यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला देखिए अब दोस्तों 97 नंबर प्रश्न, शानदार प्रश्न, कई बार पूछा गया दोस्तों। अब देखिए, तो ये प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है खेजड़ली गांव, जो कि जोधपुर जिले के अंतर्गत आता है। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि खेजड़ली गांव में दोस्तों 1730 ईस्वी में दोस्तों लगभग 300 जो 63 विष्णुई संप्रदाय के लोग हैं,
इन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया था दोस्तों वृक्षों को बचाने के लिए, आपको पता होगा ये। और ध्यान रखिएगा इस कारण यहाँ पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को दोस्तों वृक्ष महोत्सव, वृक्ष मेला लगता है। चलिए, और ध्यान रखिएगा जो खेजड़ी वृक्ष है इसको दर्जा दिया गया दोस्तों, राज्य वृक्ष का दर्जा वो दिया गया दोस्तों 1982 में। ध्यान रखिएगा, तो जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर हमारे राइट होगा। अगला देखिए, अगला है दोस्तों अब प्रश्न 98 नंबर प्रश्न कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष है। तो ये वृक्ष है दोस्तों कैसे वन, सागवान के वन। और राजस्थान के दक्षिणी भाग में दोस्तों 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर ये वन पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट था। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, अब ये प्रश्न दोस्तों यहाँ पर डिलीट कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न यहाँ पर डिलीट कर दिया गया था अधीनस्थ बोर्ड द्वारा। पूछा प्रश्न है कि राजस्थान द्विस्वती नदी घाटी किस प्रकार के बालू का स्तूप चिन्हित होते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न यहाँ पर डिलीट कर दिया गया था, अनेक ऑप्शन के होने के कारण ये डिलीट हो गया था प्रश्न। अगला देखिए, अंतिम प्रश्न है दोस्तों आज की क्लास का हमारे, क्योंकि आगे के जो प्रश्न है वो मैथ्स और रीजनिंग के शुरू हो रहे हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों अंतिम प्रश्न, शीशे जस्ते का अयस्क कौन सा नहीं है। तो देखिए गैलेना है, कैलामाइन है, जिंकाइट है, लेकिन दोस्तों हेमेटाइट यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन डी या फिर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए, तो ये थी आज की क्लास दोस्तों हमने, जिसमें राजस्थान के जीके के कुछ करंट के प्रश्न थे, वो हमें इंपॉर्टेंट नहीं हमारे, आप देख लीजिएगा। वैसे हमने केवल टिक ही लगाए, लेकिन जो राजस्थान के जो जीके के प्रश्न थे उसकी हमने पूरी व्याख्या के साथ यहाँ पर चर्चा की। पूरा पेपर का सॉल्यूशन भी आपको ज़रूर मिलेगा दोस्तों, तो इस चैनल पर बने रहिएगा आप। और भी जितने भी हमारे जो अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी आयोजित करवाती पेपर, उन सभी पेपरों की चर्चा होगी इस चैनल पर। तो इस चैनल पर बने रहिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मिलते हैं जल्दी ही हमारी नई क्लासेज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।